हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत आपकी क्षितिज भागे के गद्यखंड का जो पाठ 4 है, सावले सपनों की याद, जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया पाठ, ये एक संस्मरण है। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ में विस्तार से जाने से पूर्व सबसे पहले हम पाठ के जो लेखक हैं उस लेखक का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। लेखक का नाम जाबिर हुसैन, इनका जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर में हुआ था। ये गांव बिहार के जिला नालंदा में स्थित है। बिहार के जिला नालंदा में स्थित गांव नौनही राजगीर में जाबिर हुसैन का जन्म हुआ था। ये अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए ये 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बाद में मंत्री भी बने। सन 1995 में बिहार विधानसभा में ये विधान परिषद के सदस्य बने। विधानसभा और विधान परिषद 2 सभाएं होती हैं, उसमें विधान परिषद के ये सभापति 1995 में बने थे। इन्हें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू 3 भाषाओं पर अधिकार है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो है जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी आदि प्रमुख। ये इनका परिचय हो गया। अब पाठ के बारे में हम थोड़ा जानते हैं सामने से। ये जो पाठ है, इस पाठ में सालेम अली के व्यक्तित्व को उकेरा है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालेम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालेम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालेम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें भाषा की रवानगी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूने वाली है। जब हम इस पाठ को देखते हैं तो इस पाठ में 2 व्यक्तित्व हमारे सामने उभर करके आते हैं। एक तो सालेम अली। सालेम अली प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ था और मृत्यु 20 जून 1987 को हुई। इन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से, एक गौरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। एक गौरैया ने इनके जीवन को बदल दिया था। इनकी बचपन में एयरगन से एक गौरैया मर गई थी। बस वहीं से ये पक्षी विज्ञान की ओर। दूसरे आते हैं D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस ये भी एक पक्षी वैज्ञानिक थे। 1885 में इनका जन्म हुआ था और 1930 में इनकी मृत्यु हुई। 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय है। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध थे। वे मानते थे कि मानव जाति एक उजड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे ये भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना बहुत जरूरी है। हमें प्रकृति की ओर वापस लौटना चाहिए, ये हमारे लिए परम आवश्यक है। ये इस पाठ के 2 मुख्य हो गए। अब इसके अलावा अब हम पाठ का जब हम वाचन करते हैं, बहुत आवश्यक
होता है पाठ का वाचन। आप भी पाठ पुस्तक खोलिए, किताब खोलिए, पाठ को निकालिए और निकाल करके उसकी स्टडी कीजिए, उसका वाचन कीजिए। सांवले सपनों की याद, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवरे सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके? कहां संभव है। इस हजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। जनाजा निकलता है तो मृतक की अर्थी आगे होती है। जब कोई मर जाता है तो उसकी अर्थी आगे आगे चलती है। तो सालिम अली आगे चल रहे थे, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता? अर्थात नहीं गा सकता, क्योंकि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते। ये शायर ने कहा है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को जो प्रकृति के नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक है। आदमी की नजर से मतलब मनोरंजन की दृष्टि से, अपने मन बहलाने की दृष्टि से, प्राकृतिक रूप से नहीं देखते हम कि प्रकृति की आवश्यकता को होते हुए हम पशु पक्षी की मरम को समझें, पशु पक्षी की वेदना को समझें, प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को हम समझें। नहीं, हम सिर्फ मनोरंजन, आकर्षण, मन को अच्छा लगने के लिए, सुंदर दृश्य देखने। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, नदी यमुना नदी, वृंदावन में कौन सी नदी, यमुना नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है कि जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत की जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मृतकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे नहीं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश
और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर यानी पक्षियों को एग्जामिन करने वाला, पक्षियों का निरीक्षण करने वाला बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लेकर के आते। उन्होंने प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही है। उनकी पत्नी, धर्मपत्नी तहमीना अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। ये प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण से संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले गई। पक्षी वैज्ञानिक बनाने में उस गौरैया का महत्वपूर्ण योगदान। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं देगा। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक माने प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर हुए। टापू माने सीमित। उन्होंने प्रकृति की दुनिया की सीमित जानकारी नहीं ली, विस्तृत जानकारी ली, सागर की तरह अथाह जानकारी। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी यानी घुमक्कड़ स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। मतलब विश्वास नहीं हो रहा उनकी मृत्यु का लेखक को। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना? ये लेखक के मन में जिज्ञासा थी कि सालिम अली लौटेंगे ना? अभी उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह का। अब देखिए कुछ कठिन शब्द इसमें आए हैं, जैसे हुजूम, समूह, झुंड, भीड़,
हुजूम माने जनसमूह, भीड़, वादी घाटियां, सैलानी यानी यात्री, सैलानी, परदेसी, यात्री, अंतहीन जिसका अंत ना हो, पलायन भाग जाना, दूसरी जगह चले जाना, सोता, झरना, झरना एहसास, अनुभूति, मिथक माने प्राचीन, भ्रम, प्राचीन कहावत, प्राचीन पुराकथाओं के तत्व, ये होता है मिथक। मिथक माहौल, वातावरण, सती 100 वर्ष का समय, हिफाजत, सुरक्षा, ऐसी नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, यायावरी यानी भूमक हुआ। इस तरह के ये कुछ कठिन शब्द हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब देखिए, अब हम इस पाठों पर थोड़ा संक्षेप से जाते हैं। इस पाठ का जो सार है हम इसको कुछ बिंदुओं में विभाजित करते हैं। देखिए, नंबर 1 जीवन यात्रा। नंबर 1 क्या है? जीवन यात्रा। इस पाठ को इन बिंदुओं में हम विभाजित कर देते हैं। पहला क्या है? जीवन यात्रा। सालेम अली की अंतिम जीवन यात्रा पर दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सवार कोई मनमोहक सपनों का जुलूस मौत की खामोश वादी की ओर चला जा रहा है। इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी प्रेमी सालिम अली। आज वे जीवन की भीड़ भाड़ और तनावों से अंतिम विदाई ले चुके हैं। उनको वापस लाना किसी के बस की बात नहीं है, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। दूसरा आता है पक्षी स्नेह। पक्षी स्नेह, पक्षी प्रेमी थे वो। सालिम अली इस बात से परेशान थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए, मन बहलाने के लिए। जैसे कि लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को देखते हैं, बेजान वस्तुओं को देखते हैं। कोई भी आदमी केवल पक्षियों को मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता, उनको एक जीव की तरह नहीं देखता। सालिम अली उसको, पक्षियों को आत्मवत्सल भूतेषु के भाव से देखते थे, अपने जैसा। सांवले सपनों का महत्व। तीसरा होता है सांवले सपनों का महत्व। सांवले सपनों का महत्व। न जाने कब, अब ये सब नहीं है, पुरानी कथा याद आ गई लेखक को भगवान श्री कृष्ण की, कि न जाने कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला, गोपी लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था। परंतु आज भी उसका एहसास होता है। आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला पानी देखते हैं तो महसूस करते हैं कि अभी कोई अचानक आकर बांसुरी बजाने लगेगा, यानी कृष्ण की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। संगीत का जादू पूरे बगीचे पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से रिक्त नहीं हुआ। सालिम अली इसी तरह से उस पक्षी जगत में समाये हुए थे। सालिम अली उस पक्षी जगत से अलग नहीं हुए थे। जिस प्रकार वृंदावन में कृष्ण का एहसास होता था, उसी प्रकार पक्षी जगत में सालिम अली की उपस्थिति का एहसास होता था। सालिम अली का व्यक्तित्व, चौथा आता है व्यक्तित्व। अली का बहुत साधारण व्यक्तित्व था। व्यक्तित्व कैसा था? बहुत ही सामान्य, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व था सालिम अली का। सालिम अली कमजोर शरीर वाले थे। 100 वर्ष के होने में कुछ दिन बाकी थे। लंबी जीवन यात्राओं ने उन्हें कमजोर कर डाला था। शायद कैंसर की वजह से वो और भी अधिक कमजोर हो गए थे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। किंतु
जीवन की अंतिम सांस तक वे पक्षियों की खोज और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मृत्यु के बाद ही उतरी थी। सालेम अली को प्रकृति में एक हंसती खेलती जादू भरी दुनिया दिखाई देती थी। उन्हें अपनी मेहनत की दुनिया बनाने में उनकी पत्नी का भी योगदान था। इसके बाद में आता है तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात। तत्कालीन प्रधानमंत्री मुलाकात। 5वां बिंदु, सालेम अली एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे। वो केरल की साइलेंस वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। इस संदर्भ में वो उनसे मुलाकात करने गए। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालेम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हुए। आज ये दोनों ही व्यक्तित्व नहीं रहे। न जाने अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली धरती पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। ये लेखक के दिमाग में प्रश्न, लेखक को आज भी कि ना चौधरी चरण सिंह रहे ना। अगला आता है लॉरेंस का संस्मरण। लॉरेंस का संस्मरण। लॉरेंस का सालेम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने अपनी पत्नी के बारे में कुछ लिखने का आदेश किया। फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के विषय में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। इसकी तुलना लेखक ने या लॉरेंस की तुलना सालेम अली से की गई है। इस बार सालेम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयां। सालेम अली की प्रेरणा से सालेम अली की जो प्रेरणा थी वो उसको उस गौरैया से मिली। बचपन में एक दिन गलती से सालेम अली के हाथों नीले कंठों वाली गौरैया घायल हो गई। उस घायल गौरैया के उपचार शुश्रूषा करने के में वे उसी दिन से पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। पक्षियों के प्रति उनका रुझान जागृत हो गया। प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाई पर चढ़ने लगे। अंत में मानो ऐसा लगा कि वो प्रकृति के प्रतिरूप ही बन गए हों। घुमक्कड़, 8वां है घुमक्कड़। यायावरी स्वभाव था। सालेम अली घुमक्कड़ थे। घूमना फिरना उनकी आदत में था, क्योंकि बिना घूमे फिरे प्रकृति की का ज्ञान नहीं मिल सकता। वे अखंड सेनानी बने रहे। उन्हें याद करने पर लगता कि वे आज भी पक्षियों की तलाश में निकले हैं। वे अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण परिणामों के साथ वापस आएंगे। ऐसी उम्मीद लेखक को अपेक्षा है कि आज भी सालेम अली जिंदा है और हमारे बीच में है। उसको विश्वास ही नहीं होता कि सालेम अली इस दुनिया से जा चुके हैं। वो सोचने लगता है कि वो निरंतर घूमने गए हैं। आज भी घूमते हुए वो आएंगे। उनके गले में दूरबीन लटकी होगी और खोजपूर्ण परिणामों को साथ लेकर के आएंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगल हो। थैंक यू वेरी मच।